Good evening, everyone. Today I am going to upload a short video and it pertains to rupee depreciation. अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से या चंद महीनों से ये कहें, रुपया जो है हमारा उसका डेप्रिसिएशन होता जा रहा है. इट्स वैल्यू इज डिक्लाइनिंग एज कंपेयर टू यूएस डॉलर. ये एक चिंता का विषय है और हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसलिए थोड़ा समझ लेना और जान लेना ज़रूरी है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है. वाई द वैल्यू ऑफ रुपी इज फॉलिंग. यहाँ पे उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये टाइटल बनाया है, मार्केट सिग्नलिंग एंड अनपेलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस. कई बार मार्केट सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि आप चाहते हुए भी कि जो आप करना चाहते हैं वो मजबूरीवश नहीं कर सकते और आपको कुछ कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है. कई बार लोग ये कह रहे थे जब पिछले गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल पूरा हो रहा था कि वो पॉलिसी रेट कम नहीं कर पाए, इसलिए शायद उन्हें हटाया गया. लेकिन ऐसी बात नहीं है. जो बात मैंने कही कि कई बार मार्केट सिग्नल या फोर्सेस ऐसी होती हैं कि आपको मजबूरीवश कुछ अनपेलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस जो हैं वो सहन करनी पड़ती हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है. उर्दू में ये कहा है बशीर बद्र ने बहुत अच्छा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं वो इतने बेवफा नहीं होते कि वो पॉलिसी रेट, रेपो रेट को या और रिवर्स रेपो को कम ना कर सकते. तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे ये टाइटल लिया गया, मार्केट सिग्नलिंग एंड अनपेलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस, फ्रॉम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी टू फाइनेंशियल ट्रायलेमा. इम्पॉसिबल ट्रिनिटी टू फाइनेंशियल ट्रायलेमा. जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था तो ये बात इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की कही जाती थी. लेकिन आज एक नया फाइनेंशियल ट्रायलेमा है, एक त्रिदुविधा है. इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको, पूरा एक ट्रायंगल बना के, कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या थी और फाइनेंशियल ट्रायलेमा अभी क्या है. और ये फाइनेंशियल ट्रायलेमा इन तीन चीज़ों के मध्य है: मैनेजिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड लोअरिंग पॉलिसी रेट. ये तीनों चीज़ों को मैनेज करना सेंट्रल बैंक के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है और इसका जिक्र आज इस पूरे वीडियो में है. देखिएगा, आपको आनंद आएगा. छोटा वीडियो है और हमें लगता है कि आपको अच्छा लगेगा. ये पहली स्लाइड में आपको बता दें कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या थी. कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि उससे फ्री कैपिटल मूवमेंट नहीं हो सकता था. जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात की मनमोहन सिंह जी ने, तो उसमें फ्री कैपिटल मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और उसी के दृष्टिगत रखते हुए आरबीआई क्या इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परसू कर सकता है या नहीं. तो ये तीनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं थी. फिक्स्ड रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होना ज़रूरी है क्योंकि तब रुपए का डेप्रिसिएशन आसानी से हो और आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को परसू कर सकें. और बाद में तमाम कंट्रीज़ ने जब कैपिटल मूवमेंट किया, कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ किया, इंडिया ने भी, तो फिक्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आया और अब रुपी डिवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. रुपया खुद ब खुद डिवैल्यू हो जाता है. इसलिए मार्केट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर वो सिग्नल कई बार आपको मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए जो आप नहीं चाहते और आपको उठाना पड़ता है. और उसी के दृष्टिगत रखते हुए ये बगल में जो दूसरा ट्रायंगल बना वो फाइनेंशियल ट्रायलेमा का है, ऊपर लिखा हुआ है, जो इस समय समस्या रिजर्व बैंक भी मेरे ख्याल से फेस कर रहा है. एक है मैनेजिंग या बैंकिंग सिस्टम फेस कर रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम फेस कर रहा है मैनेजिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी, कि एडिक्वेट लिक्विडिटी बैंकों के पास हो, बैंकिंग सिस्टम में हो, क्योंकि लिक्विडिटी की भी कमी है इस समय. दूसरा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी करने में रिजर्व बैंक को दिक्कत आ सकती है. क्योंकि आप डॉलर
बेचेंगे और रुपए खरीदेंगे, तो जब लिक्विडिटी मार्केट में होगी रुपया खरीदने के लिए, तभी आप एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर पाएंगे। और लोवरिंग पॉलिसी रेट, और साथ ही साथ जो रेपो रेट है या जो और पॉलिसी रेट्स हैं उनको कम करना बहुत मुश्किल है ऐसे में। तो ये फाइनेंशियल ट्रायलेमा है, और इस फाइनेंशियल ट्रायलेमा को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके हाथ बांधे रखे हैं। इन्फ्लेशन रेट कम होने के बावजूद भी पॉलिसी रेट कम नहीं हो पा रहा, और इस चीज़ को समझेंगे। उसका कारण है कि रुपये का डेप्रिसिएशन। यहाँ पे दिया हुआ है रुपये किस तरह से डेप्रिशिएट हुआ। ये पिछले 5 सालों का थोड़ा ब्यौरा दिया 2021 से हमने, कि 2021 में 74 रुपये 49 पैसे था दिसंबर 2021 में, यानी 21-22 में ये कहा जा सकता है। 22-23 में रुपया करीब 8.25 रुपया लो लग गया, यानी 22-23 में, क्योंकि ये 30 दिसंबर 22 का डाटा है, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। 82 रुपये 72 पैसे। और यही परिस्थिति कहीं आज तो नहीं आने वाली, इसको भी समझना होगा। फिर 29 दिसंबर 23 और 25 सितंबर 24, इसमें रेट बहुत ज़्यादा उछाल, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन सेकेंड हाफ से, यानी अक्टूबर 24-25 से, यानी अक्टूबर 24 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 83.60 से 86.16 हो गया। और आज जब अभी वीडियो बना रहे हैं तो जो खबरें हैं इस समय वो 86.55 की हैं। 86 रुपये 55 पैसे $1 की कीमत है। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24-25 रुपी डेप्रिसिएशन इज फास्ट। सेकेंड हाफ यानी अक्टूबर से, सितंबर के बाद से, ये 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 10 जनवरी का रेट है, और आज 14 जनवरी को 86.55 का रेट है। रुपये का डिवैल्यूएशन बहुत फास्ट है, और उस क्यों फास्ट है उसका यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है। आप देखिए, जब 22-23 में रुपया लुढ़का 8.25 रुपये से, तो यहाँ पे करंट अकाउंट में डेफिसिट था 66,984 मिलियन डॉलर का। ये मिलियन डॉलर्स पे सारी फिगर है। एफडीआई आया पॉजिटिव था, मगर उतना नहीं था जो इस डेफिसिट को कवर कर सके, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव था। रुपया धड़धड़ाता हुआ गिरा 8.25 रुपये, यानी $1 की कीमत जो 74-49 थी 21-22 में, वो 22-23 में घट के 82-72 हो गई। यहाँ डेट दी हुई, और उसका मेन कारण यही था, करंट अकाउंट में हाई डेफिसिट था और साथ में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव था। यहाँ पे हमने सितंबर अक्टूबर का डाटा दिया हुआ। ये अक्टूबर 24 से, जब से रुपया अक्टूबर से लुढ़कना शुरू हुआ, जो डाटा हमें मिल पाया करंट अकाउंट में, केवल हमें ट्रेड डेफिसिट का डाटा इस समय मिला है। वो 26,991 करोड़ का डेफिसिट है, जो सितंबर से भी ज़्यादा है। एफडीआई नेगेटिव है, सितंबर में भी नेगेटिव था, लेकिन सितंबर में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव था, 9,659 मिलियन डॉलर्स का था वो। लेकिन अक्टूबर में अगर आप देखें तो -10,876 मिलियन डॉलर का घाटा हो गया। तो लगभग जब सारी चीज़ें घाटे पे चल रही हैं, और ऐसे में रुपये का डेप्रिसिएशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस से आप चीज़ों को छुपा नहीं सकते, और वो आपके हाथ बांध देंगे, और आपको अनपैलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस जो टाइटल में रखा हुआ मार्केट सिग्नलिंग के हिसाब से, आपको कई बार कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और रुपये डेप्रिसिएशन झेलना पड़ेगा। क्योंकि रुपये डेप्रिसिएशन में हम सबको नुकसान है, उससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की संभावना रहती है। उसका भी जिक्र हम बाद में करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रायर टू इट, यानी 2024-25 से पहले रुपये डिवैल्यूएट सिग्निफिकेंटली इन दिसंबर 22, यानी 22-23 में, और रैशनल यहाँ पे हमने आपको अभी समझा दिया। अब देखते हैं कि इस रुपये डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है और स्वैप ऑपरेशंस के माध्यम से डेप्रिसिएशन को रोकने की कोशिश करता है। स्वैप का मतलब है कि मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो डॉलर बेचेगा और रुपया खरीदेगा।
लेकिन जब रुपया खरीदेगा तो रुपए की एडिक्वेट लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में हो ताकि वो स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब लिक्विडिटी की परिस्थिति यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे छोटा डेटा दिया हुआ है। एग्रीगेट डिपॉजिट करोड़ में है, एग्रीगेट क्रेडिट करोड़ में है, और ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, आप इसी को ले लें। 23-24 में ये 80.25% है, 80.25% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। एग्रीगेट डिपॉजिट टू एग्रीगेट क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। और अगर SLR 18% इसमें जोड़ दीजिए और कैश रिजर्व रेशियो 4.5% जोड़ दीजिए तो 18 और 4.5 22% आप जोड़ देंगे तो 100 पार कर जाएगा। लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में रही कहाँ, क्योंकि वो 18% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है और 4.5% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आप रिजर्व बैंक के पास रखना है। तो 80 और 18 और 4.5 22, यानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है ही नहीं। इसीलिए आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है। एडिक्वेट लिक्विडिटी की मगर कमी है और आरबीआई ने मजबूरी में अभी दिसंबर 2024 में 4.5% से कैश रिजर्व रेशियो को कम किया ताकि कुछ लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में जनरेट हो। और ये 2 पार्ट्स में किया है, एक 14 दिसंबर से, दिसंबर 14 और एक दिसंबर 28 से, यानी दिसंबर 14 से 25 बेसिस पॉइंट और दिसंबर 28 से 25 बेसिस पॉइंट सीआरआर कम किया है ताकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। और इस स्टेप से लगभग ये कहा जा रहा है 1.16 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जनरेट होगी, और हुई भी। लेकिन इसके बावजूद भी यहां लिखा हुआ इट ऑगमेंटेड लिक्विडिटी बाय ₹1.16 लाख करोड़, ये लिक्विडिटी जनरेट हुई। लेकिन डिवैल्यूएशन इतना फास्ट और इंटरवेंशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बट सीम्स टू हैव, इसका जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि जो मीबॉर है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी जो 1 महीने और 3 महीने के लिए आपको पैसा देता है, जैसे लिबॉर है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, वैसे ही यहाँ मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, जिसका 1 महीने का 1 मंथ रेट जो है, इफ़ यू वांट टू बोरो फ्रॉम एट MIBOR रेट, वो 7.08% है। एक तरह से कॉल रेट का भी काम करता है, हालांकि कॉल रेट बहुत ओवरनाइट बेसिस के लिए होता है या 14 डेज के लिए। ये 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए थोड़ी सी लॉन्गर टर्म, थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए लोन देता है। 1 महीने का रेट 7% पार कर गया, जबकि आपका रेपो रेट 6.5% है और 3 महीने का रेट 7.27% है। बोथ ऑफ विच आर अबव ऑल पॉलिसी रेट। जितने भी आपके पॉलिसी रेट है, चाहे बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, उन सबके ये ऊपर है इस समय। चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हो, उन सबसे ये ऊपर चला गया है। ये इंडिकेट करता है कि लिक्विडिटी की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, एडिक्वेट लिक्विडिटी नहीं। और ये बात यहाँ पे लिखी है कि इसलिए आरबीआई बहुत इफेक्टिवली मार्केट में इंटरवीन नहीं कर पा रहा। और यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए जो $1 विच वॉज इक्वल टू 86.16 ऑन जनवरी 10, अभी 4 रोज पहले इसकी कीमत 86.16 थी, वो जनवरी 13 को घट के 86.44, ये रिजर्व बैंक की वेबसाइट से लिया गया है। और आज जो अभी रिजर्व बैंक का डाटा शो कर रहा है उनकी वेबसाइट, वो 86.55 का डाटा शो कर रहा है, यानी और भी ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गया। This shows CRR reduction is not enough to compensate interbank liquidity deficit. ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिकेट करता है कि जो CRR रिडक्शन है वो पर्याप्त नहीं है जो इंटरबैंक लिक्विडिटी डेफिसिट को खत्म कर पाए। और इकोनॉमिक टाइम्स की जो BFSI पोर्टल है, उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि दिस इंटरबैंक लिक्विडिटी डेफिसिट ऑन जनवरी 8, अभी 7 दिन पहले का डाटा है,
दैट इंटरबैंक लिक्विडिटी डेफिसिट स्टूड एट ₹2.26 लाख करोड़, यानी इतनी लिक्विडिटी की शॉर्टेज है। और मैंने कुछ बैंकर से भी बात की, उनका ये कहना है कि इसका मेन रीज़न ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत हाई है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, इसलिए ये लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है। और मैंने पूछा पैसा कहाँ जा रहा है, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में जा रहा है, इक्विटी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट का भी करेक्शन होना जरूरी है, वहाँ भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो ये इंटर बैंक लिक्विडिटी डेफिसिट इतना है जिस वजह से आरबीआई बहुत इफेक्टिवली इंटरवीन नहीं कर पा रहा, और डिपॉजिट ग्रोथ कैसे बढ़ाएगी उसको भी समझना होगा हमें। लेकिन फिलहाल हम उस ट्रायलमा पे अपने आप को केंद्रित करते हैं, और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, दस एट प्रेजेंट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी प्लानर्स टू मैनेज एडिक्वेट लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसलिए रिजर्व बैंक पर्याप्त तरीके से इंटरवीन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रह पा रहा। तो ये पहला एक डायलेमा है ऑफ हैविंग लैक ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी एंड लैक ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब तीसरे पे चलते हैं कि लोअरिंग पॉलिसी रेट। ऐसे में पॉलिसी रेट को कैसे कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसका भी कारण हम जानेंगे। तो क्यों नहीं कम कर सकते वो चीज़ हमने यहाँ पे समझाई है कि फर्दर राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ से एंड रिकार्डो इट हैज़ बीन टॉट दैट डेप्रिसिएशन लीड टू हायर एक्सपोर्ट एंड लोअर इम्पोर्ट्स। कि से और रिकार्डो के टाइम से हम थ्योरी में ये पढ़ते रहे हैं कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं। लेकिन भारत में परिस्थिति थोड़ी फर्क है, और हमें अभी भी याद है हमारे परितोष बनर्जी इस बात को कहते भी थे बराबर, जो पहले हमारे प्रोफेसर थे, हेड भी रहे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के, कि इंडिया में एक्सपोर्ट्स आर लिंक्ड टू इंपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और मैंने उस डेटा को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सपोर्ट्स के लिए है, पीपी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और एम यहाँ देखिए 3 कमोडिटीज़ ली हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी। ये 3 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं 3 कमोडिटीज़ का हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम साथ साथ कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में इन 3 कमोडिटीज़ का जो वजन है यानी 52%, 50% से ज़्यादा, लगभग 52%, ये 3 कमोडिटीज़ का शेयर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में। और इंपोर्ट में भी अगर आप देखें तो इन 3 कमोडिटीज़ का शेयर सबसे ज़्यादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स और ज्वेलरी का मतलब है यहाँ गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स और पर्ल से 57% शेयर है। यानी जब आप इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तब आप उतना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, नहीं आप कर ना पाएंगे। तो हमारे में वो जो थ्योरी हम पढ़ते रहे वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कॉस्टली है, तो एक्सपोर्ट सस्ते कहाँ से हो जाएंगे। तो वो डाटा यहाँ पे दिया हुआ, ये मिलियन डॉलर्स में सारी फिगर हैं। आप देख लीजिए कि जैसे 23-24 का ले लीजिए, 84,157 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, लेकिन इंपोर्ट हमने कहीं ज़्यादा 1,78,733 करोड़ मिलियन डॉलर का किया। कोई कमोडिटी आप ले लीजिए, जेम्स ज्वेलरी ले लीजिए 74,812, 32,707 का हमने एक्सपोर्ट किया। इंजीनियरिंग गुड ले लीजिए 1,30,909 का हमने इंपोर्ट किया और 1,09,301 का हमने एक्सपोर्ट किया। केवल इन 5 सालों पे अगर आप एक मामूली रिग्रेशन लगा दें तो कहानी और भी स्पष्ट हो जाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने लिया है, यहाँ लॉग एक्सपोर्ट लिया है और इसका कोफिशिएंट 0.61 है, यानी अगर 1% हम इंपोर्ट करेंगे तब हम 0.61% पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे,
क्योंकि प्रॉफिट एक्सपोर्ट करने में इसलिए किया जा रहा है। ये मत सोचेगा कि क्यों किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज हैं, और अगर प्राइवेट करेंगे तो गवर्नमेंट कंपनीज को भी करने देना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रॉफिट कमाएं। फिर इंजीनियरिंग गुड्स का अगर 1% का हम इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट 0.63% काम कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। जेम्स और ज्वेलरी में यानी गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, प्रेशियस मेटल्स को अगर हम ले लें, तो अगर हम 1% उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इफ वी आर इंपोर्टिंग 1% ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ऑफ दीज 3 प्रेशियस मेटल्स, ये 3 प्रेशियस मेटल्स, जेम ज्वेलरी का यहाँ मतलब इंपोर्ट से है 3 प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन, तब हम 0.22% का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं जेम्स और ज्वेलरी का। तो ये कहानी आपको बता रही है कि इंडिया में वो जो थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होने से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, और अगर इंपोर्ट कॉस्टली होंगे तो उसका असर एक्सपोर्ट्स पर आएगा। ये वही टेबल है जो पिछला, यहाँ थोड़ा डिटेल हमने दे दी है, इसको आप देखना चाहें देखें, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैनी एसेंशियल आइटम्स दैट आर इंपोर्टेड इन इंडिया, कि बहुत से एसेंशियल आइटम्स है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे केमिकल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक यूज, कि उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत है। दवाइयों बनाने में तमाम केमिकल्स काम आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, पेट्रोल है, डीजल है, बगैर इसके गाड़ियां चलना मुश्किल है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन अगर इनके एसेंशियल आइटम्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनके दाम बढ़ेंगे, तो ऐसे में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हायर इन्फ्लेशन की वो बढ़ जाती हैं। और यही बात यहां लिखी है कि रेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन, कि अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो एसेंशियल आइटम्स के हैं, जो हमने आपको बताए भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल्स हैं, कि इफ देयर प्राइसेस गोज अप देन देयर इज हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन फोर्स एमपीसी, एमपीसी मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 मेंबर की, टू एडोप्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कि फिर उनके हाथ बन जाते हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखे, भले ही इन्फ्लेशन रेट करेंटली कम है, लेकिन जो आरबीआई का है उसको हम अभी जिक्र करेंगे आगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन, दे फील दैट इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन में राइज। और वो बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कही भी, और इसी वजह से जो पॉलिसी रेट है, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो, उनको चेंज नहीं किया, केवल सीआरआर को कम किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया दो करंट इन्फ्लेशन रेट इज 5.2%। अभी जो दिसंबर का डाटा आया है वो 5 दिसंबर 2024 का, उसमें जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है वो 5.2% है, नवंबर में 5.5 था, एंड इट इज वेल विद इन द टारगेट इन्फ्लेशन रेंज ऑफ 4% ±2%। यानी ये जो बैंड बना रखा है 4% प्लस माइनस, यानी 2 से 6% का जो बैंड है, जो आरबीआई ने टारगेट इन्फ्लेशन रेट का बैंड बना रखा, रेंज बना रखी है, उसके अंतर्गत है। और इसीलिए यूनियन जो फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्टर है, इन्होंने ये नीड जाहिर की थी आरबीआई से कि पॉलिसी रेट को वो कम करे। But expectations of higher inflation poses challenge for experts in monetary policy committee to lower policy rate. लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं एमपीसी के, उनके आगे ये मजबूरी है कि वो ये जो विश है, ये डिज़ायर है पॉलिसी रेट को कम करने की, वो फुलफिल ना कर पाए। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कि अनपैलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस कई बार आपको डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं, आप ना चाहते हुए भी। यू हैव टू कीप हायर पॉलिसी रेट बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन आर देयर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट करंट इन्फ्लेशन रेट हैव डिक्लाइंड एंड इज विद इन द रेंज ऑफ 2 to 6%।
और यही चीज़ यहाँ लिखी है कि समटाइम्स अनपैलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस हैज़ टू बी मेड अगेंस्ट विशेस, कि विशेस के अगेंस्ट भी कई बार आपको अनपैलेटेबल इकोनॉमिक चॉइसेस या कड़वा घुट आपको कुछ पीना पड़ेगा। बिकॉज वी नो इफ विशेज वर हॉर्सेज बेगर्स वुड राइड, इंग्लिश में ये फ्रेज है कि इफ विशेज वर हॉर्सेज बेगर्स वुड राइड, यानी अगर सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो दुनिया में फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वही बात है कि इतनी आसान नहीं है कि हर विश पूरी हो जाए इंसान की, आपको मार्केट सिग्नल्स को कैच करना पड़ेगा। और बशीर बद का एक और हिस्सा है कि जी बहुत चाहता है सच बोले पर क्या करें हौसला नहीं होता। कई बार इंसान, जो लोग ऑफिशियल स्टॉप पे बैठे हैं वो चाहेंगे कि सच बोलें, लेकिन उनकी मजबूरियां रहती हैं कि वो सच नहीं बोल पाते। लेकिन मार्केट फोर्सेस से या मार्केट सिग्नल्स को आप छिपा नहीं सकते। मैंने यूपी $1 ट्रिलियन में भी ये बात कही कि मार्केट फोर्सेस आपको मजबूर कर देंगे कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स दे विल रिस्ट्रेन यू फ्रॉम डूइंग दैट। आपको वही करना है जो मार्केट फोर्सेस या मार्केट सिग्नल, उनसे आप चीज़ों को नहीं छुपा सकते। और वो बात यहाँ पे दिखाई पड़ रही है जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। और इसीलिए यहाँ हमने लिखा है कि दस एमिट्स लैक ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी, इट्स नॉट ईजी फॉर पॉलिसी प्लानर्स टू लोअर पॉलिसी रेट, कि इसलिए जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो तमाम मेंबर्स हैं, उनके लिए पॉलिसी रेट को कम करना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक एडिक्वेट लिक्विडिटी और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं होगी और इन्फ्लेशन रेट टारगेट रेंज के अंदर, तब तक वो पॉलिसी रेट कम नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। और ये मार्केट सिग्नल सारी कहानी कह रहा है, मार्केट फोर्सेस सारी कहानी कह रही हैं। दिस इज न्यू ट्राइलेमा, यही न्यू ट्राइलेमा, फाइनेंशियल ट्राइलेमा, डिफरेंट फ्रॉम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के तो दिन गए क्योंकि फिक्स एक्सचेंज से हम फ्लेक्सिबल पे चले गए। जब फ्लेक्सिबल पे एक्सचेंज रेट पे गए हैं तो ये फाइनेंशियल ट्राइलेमा कई बार इकोनॉमीज को झेलना पड़ सकता है, विच पॉलिसी प्लानर्स आर फेसिंग, जो आज पॉलिसी प्लानर्स फेस कर रहे हैं। परहैप्स मार्केट फोर्सेस देमसेल्फ विल रेक्टिफाई, और कई बार हाथ इतने बन जाते हैं कि फिर मार्केट फोर्सेस खुद रेक्टिफाई करती हैं और ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी कल गिरा है और भी गिर सकता है, और डिपॉजिट ग्रोथ को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, एडिक्वेट लिक्विडिटी हमें जनरेट करनी पड़ेगी, वरना ये फाइनेंशियल ट्राइलेमा जो है इट विल टेक टाइम टू गो, और आसानी से ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप सुने, और गुड विशेस, और अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये फीडबैक ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके आगे और पेश करें। जो इकोनॉमिस्ट हैं और नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, सबके लिए ये वीडियो देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट सिग्नल क्या कह रहे हैं, मार्केट फोर्सेस क्या कह रही हैं। क्योंकि जी बहुत चाहता है सच बोले पर क्या करें हौसला नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।